Hi guys, this is Sumit again and welcome back to my studio. So guys, our present topic is all about the Rowlatt Act of class 10th. So without wasting time, let's continue. वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है या इसका जो मेन नेम जो से ये एक्ट पास हुआ था उसका नाम था अनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1990 और कुछ बुक्स में इसका डिस्क्रिप्शन ब्लैक एक्ट के नाम से भी करते हैं। तो गाइस, ब्लैक एक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है या जो ब्लैक एक्ट क्यों इसका नाम आया था वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में और इसकी स्टार्टिंग में हमें इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं कि रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया था और इससे गवर्नमेंट को क्या पावर्स मिली और इसके क्या इंडियंस के लिए ड्रॉबैक थे। तो आइए चलिए देखते हैं। सो गाइस, जो पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वो है गिव द पावर्स टू गवर्नमेंट। इसका मीनिंग है इस एक्ट से गवर्नमेंट को पावर बहुत सारा मिला। बट एक बात अगर हम समझें तो ये जो एक्ट होते हैं ये बनाए क्यों जाते हैं? ये एक्ट बनाए जाते हैं या तो गवर्नमेंट को पावर्स करने के लिए या वहाँ के सिटीजन्स को पावर्स या कुछ राइट्स देने के लिए। ठीक है गाइस, लेकिन इस रॉलेट एक्ट से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही बेनिफिट हुआ और एक्चुअली में वो बनाया ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गया था। तो तभी ये पहला पॉइंट मेंशन किया गया यहाँ पे, दिस लॉ गेव द पावर्स टू गवर्नमेंट और वी कैन से इमेंस पावर टू गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर्स मिली। ये जो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर है टू सप्रेस पॉलिटिकल लीडर्स, तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें कोर्ट की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर कोई क्राइम करता है तो 24 आवर्स के अंदर उसे कोर्ट के सामने लाया जाता है। ये बेसिक सा रूल होता है। राइट गाइस, इसको आप अपने माइंड में रखना। लेकिन अभी उसको समझने से पहले हमें रोल समझना पड़ेगा महात्मा गांधी का। गाइस, यहाँ बात आती है नियर बाय 1919 की। तो 1919 के आते तक ब्रिटिशर्स को महात्मा गांधी की पावर्स का और उनके इन्फ्लुएंस का अच्छा खासा समझ आ गया था। अब महात्मा गांधी क्या करते थे? महात्मा गांधी के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी या आप कह सकते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो मास मीडिया को बहुत जल्दी कलेक्ट कर लेते थे। इट मीन्स वो बहुत जल्दी किसी मॉब को, क्राउड को अपने पास इकट्ठा कर लेते थे क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्पोक पर्सन थे। अब जो एक स्पोक पर्सन होता है उसकी बात सब लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं और महात्मा गांधी उस टाइम के इंडिया के फेस थे कि उनकी बात सारे बड़े ध्यान से सुनते थे और यू कैन से उनकी बातों को फॉलो भी करते थे। तो ये बात ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से पता थी। इट मीन्स अगर महात्मा गांधी ने कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो वो तो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहीं पर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि इस एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऐसा षड्यंत्र हो रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है या ब्रिटिशर्स को किसी पॉलिटिकल लीडर से प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस एक्ट के थ्रू उसको सप्रेस या रिप्रेस कर सकते थे। राइट गाइस, इसको भी मैं थर्ड पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में और डिस्क्राइब करूंगा आपको। तो जो अभी हमारा थर्ड पॉइंट है वो अरेस्टेड, ये अरेस्ट कौन होंगे? ब्रिटिशर्स और इंडियंस। इंडियंस कौन से? स्पेशली फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स और रेवोल्यूशनरीज। तो वो उनको अरेस्ट कर सकते थे और कैप्ट इन प्रिजन, जेल में रख सकते थे 2 सालों के लिए, नियरली 2 years विदाउट एनी ट्रायल। हियर विदाउट एनी ट्रायल। राइट गाइस, ट्रायल का स्पेलिंग आप देखिए, कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, गलत है, आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे बात क्या सामने निकल कर आ रही है कि जैसे कि हमने बात किया कोर्ट में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कोर्ट में 24 आवर्स में सामने पेश करना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही था। यहाँ पर था कि अगर किसने क्राइम किया है या नहीं किया वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उसके बिहाफ पर उसको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? 2 साल तक। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। इट मीन्स अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी से कोई प्रॉब्लम है या किसी रेवोल्यूशनरी से प्रॉब्लम है या किसी पॉलिटिकल लीडर से प्रॉब्लम है तो वो उसको उसके बिहाफ पे उठा सकती थी। उठाना मीन्स जेल में डाल सकती थी फॉर 2 years। तो अब देखिए उनको उस एक्ट के थ्रू कितनी सारी पावर्स मिल गई। राइट गाइस, तो यहीं पर इस वाला पॉइंट था कि पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी एक्टिविटीज को ब्रिटिशर्स बाय दिस रॉलेट एक्ट सप्रेस कर सकते थे।
तो हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो आता है वह गांधी जी अपोज्ड दिस अनजस्ट लॉ। गांधी जी को ये लॉ समझ में आ गया कि यार ये लॉ तो है जो है वो इंडियंस के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको अपोज किया। अब गांधी जी क्या अपोज करने का एक ही तरीका था, आप सब जानते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। एक तो वो सच बोलेंगे और वो अहिंसा का सहारा लेंगे, वो वायलेंस नहीं क्रिएट करेंगे। अब वो उसके थ्रू प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैलीज क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो गांधी जी के तो यही मेथड थे और उन्होंने इसके अगेंस्ट, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट एक क्या नाम है, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका उन्होंने नाम रखा रोलेट सत्याग्रह। इट मीन्स वो रोलेट को अपने सत्याग्रह के तरीके से हटाएंगे, राइट गाइस। तो फिफ्थ पॉइंट में हमारा यहीं से निकल कर आता है, गांधी जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट किया रोलेट सत्याग्रह, तो गाइस अब गांधी जी स्पोक पर्सन, मास मीडिया, बहुत सारे लोग, मॉब, तो प्रोटेस्ट तो होना ही था। तो प्रोटेस्ट हुआ भी, जगह जगह स्ट्राइक्स भी हुई, हड़ताल हुई, कैंपेनिंग्स हुई, बट सत्याग्रह के तरीके से, नॉन वायलेंस, आराम से, पीसफुली। लेकिन यही ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें भी पता था कि ये नॉन वायलेंस वाले वे पे ही जाने वाले हैं, ये कुछ नहीं करने वाले, ये कोई फाइट्स नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है इनको प्रोवोक कैसे किया जाए, यार ये मूवमेंट बंद कैसे होगा, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो लीगल तरीके से तो ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे कर ही नहीं सकते ना। तो यहीं से फिफ्थ पॉइंट राइज हुआ, प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से रैलीज हुई, पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया। अब गाइस अब बोलोगे सर ये तो एक ही जगह पे होना चाहिए जहाँ पे महात्मा गांधी थे, बट नहीं गाइस, महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पूरे इंडिया में था। तो बाय पर्सन टू पर्सन ये बात पूरे इंडिया में आग के तरीके से फैल गई कि महात्मा गांधी ने डिसाइड किया है कि रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना है, और लोगों ने इसका बहुत अच्छे से किया। तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा था, लोगों ने पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया, और मूवमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। अब इसको लेके ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए तो महात्मा गांधी एक तरीके से बिल्कुल यू कैन से हिंदी में चुभता हुआ काटा थे, भाई इस पर्सन को तो हटाना है। और महात्मा गांधी को भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि भाई अगर हम भी ये जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स मुझे भी, मीन्स महात्मा गांधी को भी बाय रोलेट एक्ट जेल में डाल सकते थे। पर महात्मा गांधी तो आपको पता है शुरू से बहुत निडर थे, वो बहुत ब्रेव थे, उन्होंने इतने सारे मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। आप जानते हैं बापू, फादर ऑफ द नेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे और हम सबके फेवरेट भी हैं, राइट गाइस। तो यहीं से फिफ्थ पॉइंट था। तो ये कैसे कंट्रोल करे ब्रिटिशर्स उसको, ब्रिटिशर्स को अब एक ही पॉइंट समझ में आ रहा था कि हमें अगर ये मूवमेंट स्टार्ट करना है तो गांधी जी के दो रूल्स थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो भाई ट्रूथ का तो वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंस का वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो उन्होंने वहीं पे कार्ड प्ले किया और उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन जो अमृतसर में हो रहा था, अमृतसर में बड़े शांति से पीसफुली सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके सत्याग्रह के, ट्रूथ नॉन वायलेंस के, अपना प्रोसेशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, और वहाँ पे कैंपेनिंग्स कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने आए और वहाँ पे उन्होंने उन पे फायर कर दिया। अब आप जानते हैं कि गाइस आपको सपोज करो आप स्टूडेंट हो और आपको किसी ने डांट दिया, टीचर ने, आप सुनेंगे, थोड़ा और डांटेगा वो आप और सुनेंगे, बट अगर वो आपको स्लैप या कुछ ज़्यादा तो क्या होगा, आपको भी एग्रेशन आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी कोई ना कोई स्टेप लेंगे, इवन पेरेंट्स को बोलेंगे। तो सेम यहीं पर हुआ, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था अमृतसर में और वहीं पर जाके उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया। अब फायर होने के बाद जो हमारा मॉब था थोड़ा सा वो भी भड़क गया। और आपको पता है हर मूवमेंट का एंड एक ही तरीके से होता है कि हमारे इंडियंस ने बेकाबू होकर उनके गवर्नमेंट जो ऑफिसेज थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन तो वही होते हैं बेसिकली, तो उन सब में उन्होंने फायर लगा दिया, मतलब सेट ऑन फायर, पूरे तरीके से आग लगा दिया। अब देखो किलिंग कहाँ हुआ, पहले किलिंग किसका हुआ, इंडियंस का, रिवर्ट में इंडियंस ने भी किलिंग कर दिया। अब सत्याग्रह का मूवमेंट तो गया, क्यों, क्योंकि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस तो रहा नहीं, अब तो वायलेंस हो गया। तो यही तरीके होते थे ब्रिटिशर्स जो इन तरीके से इनके मूवमेंट्स को स्टॉप करते थे। महात्मा गांधी का सेकंड रूल तो फेल हो गया, तो महात्मा गांधी ने इसको स्टॉप किया। लेकिन ये बात यहीं पर ही डिसकंटिन्यू नहीं होती है, ये एक छोटा सा रोलेट सत्याग्रह का हिस्ट्री था।
इसी के बाद से ये क्या हुआ, बाद में इसके कंटिन्यूएशन में ही जलियांवाला बाग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग भी इसके साथ में और खिलाफत मूवमेंट भी इसी के साथ के टॉपिक्स हैं। तो मैं अगली वीडियो में जलियांवाला बाग को कंबाइन करूंगा इसके साथ में। तो यहीं से ही कंटिन्यू करना है गाइस। एक बार ही छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ये मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के थ्रू ही, ब्रिटिशर्स को पावर मिला, वो क्या कर सकते थे, पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी एक्टिविटीज़ को रिप्रेस सप्रेस कर सकते थे, जिसके चलते उनको ये पावर मिला कि वो किसी भी चीज़ के बिहाफ पे जो रेवोल्यूशनरी है उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं और 2 साल तक वो बिना ट्रायल के उसको जेल में रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में गांधी जी ने उसको अपोज किया और एक रोल आउट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। अच्छा सा पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, रैलीज हो रही थी, लेकिन बाद में मॉब के ऊपर ब्रिटिशर्स ने फायर कर दिया और उसके बाद से लोग भड़क गए और लोगों ने भी रिवर्ट में पुलिस स्टेशन वगैरह पे आग लगा दिया और यू कैन से कुछ पुलिस वाले किल कर दिए। राइट गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जलियांवाला बाग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।